बच्चों अध्याय 3 विद्युत धारा का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने किरचॉफ का नियम पढ़ा था। ये पढ़ा था किरचॉफ के दो नियम होते हैं, एक किरचॉफ का धारा नियम जिसे हम लोग पहला नियम कहते हैं और दूसरा था किरचॉफ का वोल्टेज नियम जिसको हम लोग दूसरा नियम कहते हैं। बच्चों तो हमने बताया था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है और इस नियम पर आधारित न्यूमेरिकल भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने थ्योरी की बात की थी, आज हम लोग उस पर कुछ आंकिक प्रश्न हल करेंगे। बच्चों तो इसमें जो सबसे पहला आंकिक प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 1, ये हमने एक डायग्राम यानी परिपथ बनाया है बच्चों, जिसमें कुछ सेल लगे हैं 1 और 2, ये दो विद्युत ऊर्जा के स्रोत अर्थात बैटरी लगी हैं, जिनमें दोनों के विद्युत वाहक बल 10-10 वोल्ट है, E1 10 वोल्ट है और E2 भी 10 वोल्ट है। इसी तरह से दो प्रतिरोध लगे हैं बच्चों R1 और R2, ठीक है बच्चों, ये भी दोनों 10-10 ओम के हैं। परिपथ में इस प्रकार से ये व्यवस्थित है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन का क्या पूछा जा रहा है, प्रतिरोध R1 तथा R2 से प्रवाहित होने वाली धारा का मान बताना है हमको, ठीक है। तो इसमें बच्चों किसी भी परिपथ से रिलेटेड क्वेश्चन को लगाने के लिए बच्चों, इसमें अगर किरचॉफ के नियम की सहायता से लगाना चाहते हैं तो हमने बताया था 3 चीजें आपको एकदम स्पष्ट होने चाहिए। कौन कौन सी? पहले कौन कौन से जंक्शन इसमें बन रहे हैं किसी भी परिपथ में, पहले आप लोग जंक्शन ढूंढिए और जो उस जंक्शन को अगर कुछ पॉइंट का नाम दिया गया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग उसको कुछ न कुछ ABCD कुछ न कुछ उसको उस जंक्शन का नाम देंगे बच्चों। जैसे अगर इस परिपथ में आपको जंक्शन ढूंढना हो पूरे परिपथ में, तो कितने जंक्शन बन रहे हैं अब आप बता सकते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। हमने बताया था जहां पर कम से कम 3 लाइनें या 3 तार मिल रहे हो वही क्या होता है बच्चों, जंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहां कहां पर 3 लाइनें आपको मिलती हुई दिख रही हैं एक साथ, तो बच्चों यहाँ से चले किसी बिंदु से, यहाँ देखें ये हमको 3 लाइन दिखाई दे रही है ना, एक इधर से एक इधर से और एक इधर से, तो ये हमारा एक जंक्शन हो गया जिसको हमने A कह दिया। इसी तरह से यहाँ पर तो 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, कहाँ पे? ये हमारे ये 2 जंक्शन आपको दिख रहे होंगे बच्चों, A और B हमने उसका नाम दे दिया, ठीक, जंक्शन हो गए। इसके बाद कौन कौन सी शाखाएं हैं बच्चों, तो हमने कहा था एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक जाने का जो रास्ता होता है वही क्या कहलाता है, शाखा कहलाता है। तो यहाँ आपको नोट नहीं करना है, बस आपको बता दे रहे हैं। जैसे देख सकते हैं A से B ये एक शाखा हो गई, A से B जाने की ये एक शाखा हो गई और A से B जाने की ये तीसरी शाखा हो गई बच्चों, ये वाली, ठीक है। 3 शाखाएं हो गई, समझ पाए। A से B यानी एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक जाने का जो रास्ता है वही क्या कहलाता है, शाखा कहलाता है। 3 शाखाएं होंगी। इसी तरह से लूप कितने हैं बच्चों, तो हमने ये भी बताया था लूप कैसे देखते हैं। एक जंक्शन से शुरू करते हैं फिर घूम फिर के उसी जंक्शन पे आ जाए अगर, तो वो जो रास्ता होता है वही हमारा क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। तो हम अगर देखें बच्चों तो यहाँ पर जो लूप है, जैसे ये A से शुरू किया हमने फिर यहीं पर आ गए, एक लूप ये हो गया हमारा ये वाला, फिर एक लूप A से शुरू किया, इधर से गए इधर से गए इधर से गए यहाँ से, फिर इसी पर आ गए, एक लूप ये हो गया। या तीसरा लूप भी बना सकते हैं, यहाँ से शुरू किया ये बड़ा वाला पूरा, ये 3 लूप हो गए, ठीक है बच्चों, या जिसे हम लोग पास भी कहते हैं, ये 3 बंद पास हो गए। तो इस तरह से आप किसी भी परिपथ में ये 3 चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप किरचॉफ का नियम उसमें अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, ठीक। अब अगली चीज क्या पूछा जा रहा है बच्चों, R1 तथा R2 से प्रवाहित होने वाली धारा। तो R1 हमारा यहाँ पर है, R2 हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो हमने बताया था सबसे पहले किरचॉफ का नियम लगाना है अगर हमको, तो सबसे पहले हर एक शाखा में जाने वाली धारा मालूम होनी चाहिए। तो उससे हमने बताया था कि हम उसको मान लेते हैं कि किसी शाखा में मान लेते हैं धारा I1 जा रही है, किसी में I2 जा रही है, किसी में I3 जा रही है, जितनी शाखाएं होंगी, ठीक है। और उसमें भी थोड़ा सा आसान तरीका क्या होता है ये भी बताया था कि जितने कम अननोन आप मानेंगे उतना ही आसानी आपको न्यूमेरिकल को हल करने में होगी, ठीक है बच्चों। तो एक चीज हमने ये भी बताई थी कि जितने भी विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं, क्योंकि धारा वही प्रवाहित करते हैं, धारा बनाने का कार्य करते हैं, तो हम उनसे मान लेते हैं कि धारा वहां से निकल रही है। तो जैसे यहाँ पर हमने, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम
कि हर एक शाखा में जाने वाली धारा को बांटेंगे बच्चों। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो जैसे ये पहला सेल है तो सेल ये सेल धारा बनाएगा, तो हमने बताया था कहाँ से धारा निकलती है, प्लस से। तो हमने मान लिया यहाँ से धारा निकल रही है, और कितनी निकल रही है, I1। ठीक है, इन सब के मान निकालेंगे बच्चों, I1। और इस सेल से जो धारा निकल रही है बच्चों, ये भी कुछ धारा बनाएगा, और प्लस से निकलती है धारा, तो ये I2, इसीलिए ये इधर निकल के इधर जा रही है I2। ठीक है, अब इस जंक्शन पे आ जाए बच्चों। इस जंक्शन पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इधर से भी धारा आ रही है। पहला रूल जो था जंक्शन रूल या फर्स्ट रूल या करंट रूल, हमने बताया था तीनों एक ही हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहले रूल में क्या था कि संध की तरफ आने वाली धारा बराबर संध की तरफ जाने वाली धारा। ठीक है, तो संध की तरफ दोनों तरफ से धाराएं आ रही हैं, तो जाने का एक ही रास्ता है। तो इस वाली शाखा में धारा कितनी जाएगी बच्चों, ये I1 प्लस I2। ये चीज आपको समझ में आई, क्यों हमने इधर I1 प्लस I2 बना दिया। ठीक, अब यहाँ से I1 प्लस I2, यहाँ से एक ही रास्ता है, इसमें से कितनी धारा जाएगी, यही I1 प्लस I2। फिर यहाँ पर संधि पर ही धारा डिवाइड होगी। यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर ये धारा कौन सी आ रही है, I1 प्लस I2। अब यहाँ पर फिर दो रास्ते मिल गए इसे, इधर कितनी धारा आ रही है, यहाँ से I1 प्लस I2 आ रही है। ठीक है, अब यहाँ जाने के दो रास्ते हैं। अब दोनों रास्तों में किधर कितनी धारा जाएगी, तो चूंकि दो ही रास्ते हैं तो यही धारा डिवाइड हो रही है, तो इधर कितनी जाएगी और इधर कितनी जाएगी, संधि की तरफ तो ये आ रही है, फिर जाने वाली धारा। ठीक, तो यहाँ पे देखें, इधर हम I1 मानेंगे, क्यों मानेंगे, और इधर I2। ठीक है बच्चों, ये क्यों माना जा रहा है, अब देख सकते हैं। ये चीज हमने बताई थी कि एक शाखा में जो धारा बहती है उसका मान सेम होता है, अर्थात नियत धारा होती है। तो ये वाली जो शाखा है, ये वाली देख सकते हैं, ये वाली यहाँ से यहाँ वाली, तो यहाँ पर हमने देखा है कि E1 और E1B वाली जो शाखा है, शाखा में हमने पहले ही ये धारा I1 मानी है, तो इधर इसीलिए इस शाखा में I1 धारा ही जाएगी इधर। फिर ये धारा देखेंगे, इधर I1 आ गई। तो किसी एक शाखा में जब धारा समान रहेगी तो अब हम समझ जाएंगे करंट का जो हमने डिवाइडेशन किया बच्चों वो सही है। ठीक है, अब यहाँ पर इधर आ जाएंगे, तो इधर वाले शाखा में देखते हैं I2 धारा जा रही, यहाँ आगे आए, इसमें भी I2 जाएगी, यहाँ आगे आए, यहाँ आगे आए। फिर ये शाखा में देखें, यहाँ से धारा I2 थी, अर्थात अगर इसमें I2 धारा है तो ये हमारा करंट का डिवाइडेशन सही है बच्चों। अब हर एक शाखा में देख लें, हर एक शाखा में बहने वाली धारा का मान सेम होना चाहिए, नहीं कि दो धारा एक शाखा में मिल जाए। ठीक है, तो अब देखें, ये वाली शाखा थी E1B वाली, इसमें फिर धारा कितनी जा रही है, I1। इसमें धारा देख लें, R1B वाली शाखा में I1 प्लस I2, R2, और ये B वाली शाखा में कितनी धारा जा रही है, I2। ये इतनी चीज आप समझ गए तो किरचॉफ का नियम आपके लिए आसान होगा। अब तीसरी चीज, हम लोग जो नियम लगाते हैं किरचॉफ का वोल्टेज वाला या दूसरा वाला, वो कहाँ लगाते हैं, किसी न किसी बंद पास में लगाते हैं। तो बंद पास हमारे कौन कौन से हैं, बंद पास हमारे तीन बंद पास हमने अभी बताया आपको। तो चूंकि यहाँ पर दो अननोन है ना, एक I1 है एक I2 है, तो चूंकि दो अननोन है इसीलिए हम लोग दो बंद पास में वोल्टेज रूल लगा करके दो समीकरण प्राप्त करेंगे, और दो समीकरण से दो अननोन का मान निकल जाएगा, तीसरे की जरूरत नहीं है। तो इसमें किसी भी बंद पास में हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बंद पास मान लेते हैं, ये पहला बंद पास है, कौन सा, जिसको हम लोग मान लेते हैं पहला बंद पास। ठीक है, ये वाला, तो बंद पास या लूप जिसे कहते हैं। अब कौन सा है ये, E1B, R1 A E1, इधर से चले, E1 मिला यानी सेल मिला, फिर B मिला, ठीक है, B से इधर आए, फिर R1 मिला, R1A में KVL इसे शॉर्ट में कहा जाता है बच्चों, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। बार बार नहीं लिखेंगे उसको, KVL लगाने पर शॉर्ट में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो अगली चीज हमने क्या बताया था कि अब इसमें हम लोग किधर से चलेंगे, हम लोग किधर चलेंगे बच्चों, हमने बताया था हम धारा की दिशा में चलते हैं, तो धारा की दिशा में चल रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जब भी यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से चला
गया यहाँ से फिर सबसे पहले क्या मिली, बैटरी मिली। बैटरी के लिए धारा की दिशा तो देखनी नहीं है, तो माइनस वाला टर्मिनल मिला तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस E1। तो E1 की जगह सीधे सीधे मान भी रख सकते हैं बच्चों, -10। ठीक है, 10 आ गया, -10। फिर यहाँ से B पर आ गए, फिर इधर आ गए। ठीक है बच्चों, फिर आगे R1 पे। R1 अब चूंकि हम लोग इधर से आ रहे हैं ना, इधर से, इसको हम लोग कौन सी दिशा कहेंगे, ये क्लॉकवाइज। और उधर ही धारा की दिशा भी है बच्चों, तो ये वाला I1 प्लस I2 इंटू R1, ये प्लस लिखेंगे माइनस लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। ठीक है, तो प्लस I1 प्लस I2 इंटू R1। ठीक है, R1 कितना है, इसका मान भी रख देते हैं, 10 ओम है, तो ये हमारा 10 हो गया, बराबर 0। ठीक है, फिर ए पे आ गए, और कोई चीज तो लगी नहीं है इसके बीच में, एक सेल लगा था और ये प्रतिरोध लगा था, तो उनके सेलों के बीच के विभवांतरों का योग क्या किया था हमने, 0 कर दिया था। यही सेकंड रूल है। तो I1 प्लस I2 इंटू 10, अब इसको हम इधर कर देंगे 10। ठीक है बच्चों, तो I1 प्लस I2 10 से डिवाइड करेंगे, 10/10 क्या हो गया, 1, अर्थात I1 प्लस I2 बराबर 1 हो गया। ये हमारा समीकरण नंबर 1 कर देते हैं इसको। ठीक है बच्चों, अब यही चीज अब हम लोग दूसरे लूप में भी लगा सकते हैं। दूसरा लूप हमारा क्या हो गया, कौन सा, जैसे यहां से चले फिर यहाँ आ गए। ठीक है, इसको हम लोग सेकेंड लूप कह देते हैं। तो चाहे अगर यहाँ नंबरिंग आपने कर दी है तो सीधे सीधे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ हमने पूरा लिखा है तो बंद पास 1 भी लिख सकते हैं। बंद पास 1 में केवीएल लगाने पर, अब सीधे सीधे हम पूरा नहीं लिखेंगे, सीधे लिख देंगे बंद पास 2 में केवीएल लगाने पर, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने पर। तो ये शॉर्टकट तरीका होता है बच्चों। तो फिर हमने बताया था कि हम धारा की दिशा में चलना प्रेफर करते हैं, किधर से भी चल सकते हैं, आपको साइन देखना है बस। तो चूंकि यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे धारा की दिशा हमको इधर मिल रही है, तो इधर ही चलना शुरू कर देते हैं। तो इधर से जब चलेंगे तो ये कौन सा दिशा हो जाएगी बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ से जब चलेंगे बच्चों तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, ये प्रतिरोध मिलेगा, और इसमें इस प्रतिरोध में धारा कितनी जा रही है, I2 जा रही है। तो I2 इंटू R2, हम चल इधर रहे थे, इसी दिशा में धारा है, तो I2 इंटू R2 क्या होगा बच्चों, प्लस होगा। तो I2 इंटू R2। ठीक है, अब इधर से चले फिर हमको ये बैटरी मिल गई बच्चों ना, तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिला, माइनस, तो माइनस E2, अभी मान रख देंगे बाद में। फिर इधर से आए, फिर यहाँ आना पड़ेगा आपको, यहाँ आए, फिर यहाँ आके तब यहाँ खत्म होगा, तो ये वाला प्रतिरोध भी हमको मिला। और इसमें धारा कितनी जा रही है, I1 प्लस I2, और इधर ही हम चल रहे थे, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस I1 प्लस I2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, R1। ठीक है, बराबर 0। यही हमारा सेकंड लॉ है। I2 तो मालूम नहीं है, R2 मालूम है 10, माइनस E2 कितना है बच्चों, 10, प्लस I1 प्लस I2 इंटू R1 का मान भी कितना है, 10, बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। -10 उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया 10I2, इसको ओपन करेंगे, प्लस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10I1 प्लस 10I2, और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो गया 10। ठीक है बच्चों, अच्छा इसमें देखें तो ये हमारा हो गया 10I1 प्लस 20I2 बराबर कितना हो गया बच्चों, 10, 10 20 हो गया ना, 10। ठीक, तो अब इसमें से 10 हम कॉमन ले लेते हैं, I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 10। 10 से 10 कैंसिल हो गया, बचा 1। 10 से 10 कैंसिल होने का मतलब 0 नहीं, यहाँ हम लोग डिवाइड कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ 1 बचेगा, I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 1। ये हमारा हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, I1 प्लस I2 बराबर 1, यहाँ I1 प्लस 2I2 बराबर 1। तो इसको हल कर लेते हैं, और समीकरण को, ये I1 समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से
ठीक है, ये हमारा हो गया I1 प्लस I2 बराबर 1, I1 प्लस I2 बराबर 1 और I1 प्लस 2I2, I1 प्लस 2I2 बराबर 1। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। अब इसको हल करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर अगर यहाँ माइनस लिखेंगे, माइनस घटाएंगे माइनस और यहाँ फिर माइनस आ जाएगा, तो I1 से माइनस I1 ये 0 हो गया। यहाँ I2 माइनस 2I2 तो यहाँ आ जाएगा माइनस I2 और ये हो गया 0। तो I2 बराबर क्या हो गया बच्चों? 0। I2 बराबर 0 का अर्थ क्या हुआ? ठीक है, अब अगली चीज, अगर I2 0 है बच्चों, ठीक है, अगर I2 0 है तो I1 कितना हो जाएगा? तो समीकरण 1 से I1 प्लस I2 बराबर 1 है, तो I2 0 है, I1 कितना हो गया बच्चों? 1 एम्पियर। ठीक, I1 अगर 1 एम्पियर हो गया बच्चों, तो I2 0 है, अर्थात I2 0 होने का मतलब क्या होगा बच्चों? कि इस प्रतिरोध में कोई भी धारा नहीं बह रही है। समझ में आया? ये वाला जो प्रतिरोध है इसमें कोई भी धारा नहीं बह रही है। और R1 में कितनी धारा बह रही है? I1 प्लस I2। ठीक है बच्चों, तो R1 में कितनी धारा बह रही थी? I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 का मान हमारा कितना है बच्चों? ये है 1 एम्पियर। ठीक है, I1 प्लस I2 1 एम्पियर और I2 0 है, तो I1 1 एम्पियर है, अर्थात ये सेल धारा दे रहा है और ये वाला सेल धारा नहीं दे रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसमें आंसर अगर आपको लिखना है तो बस ये ध्यान देना बच्चों, जैसे ये दूसरा प्रतिरोध है जिसमें जाने वाली धारा I2 है, तो I2 का मान जितना होगा यही R2 से जाने वाली धारा होगी। R1 से जाने वाली धारा कितनी है? I1 प्लस I2। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा R1 से जाने वाली धारा कितनी है? जाने वाली धारा 1 एम्पियर और R2 से जाने वाली धारा ये है 0 एम्पियर। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक बच्चों, तो आप लोग इसको नोट कर लें। इसी तरह से जितने भी सवाल इस पे आते हैं सब इसी प्रकार से हल किए जाते हैं बच्चों। अगला जो प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया है कि दिए गए परिपथ में बिंदुओं A तथा B के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। अब हमें एक परिपथ दिया गया है बच्चों, अब बताना A तथा B के बीच कितना विभवांतर होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे A तथा B जो है इनके बीच 3 सेल जुड़े हैं, ये भी A तथा B के बीच जुड़ा है और हर एक सेल के साथ एक प्रतिरोध भी जुड़ा है। अब वो चाहे आंतरिक प्रतिरोध मान लें चाहे बाह्य प्रतिरोध, सबको एक ही तरह से ट्रीट करते हैं। इसमें किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाते समय बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हमको निकालना था A तथा B के बीच विभवांतर, तो किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाना है अगर हमको, तो हमने सबसे पहली चीज बताई थी कि यहाँ पर जंक्शन पहले पहचान ले कौन कौन से हैं, A और B ये दिए गए हैं और कोई जंक्शन है नहीं। ठीक है बच्चों, अगली चीज शाखा कौन कौन सी है, तो S तथा B जाने के 3 रास्ते हैं, ये भी हमको पता चल गया। अब यहाँ पर हर एक शाखा में पहले धारा डिवाइड कर लेते हैं, तो धारा का सोर्स कौन कौन है, ये बैटरी जितनी है ये धारा के सोर्स हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 4 वोल्ट की, ये 2 वोल्ट की है, तो ये धारा देगा, हमने बताया था प्लस से माइनस धारा जाएगी, तो ये हमने मान लिया I1 धारा दे रहा है पहली बैटरी, ये भी बैटरी धारा देगी। ठीक है, I2 दे रही है ये धारा, ठीक, ये भी बैटरी धारा देगी, I3 मान लेते हैं। तो तीनों बैटरियां धारा दे रही हैं बच्चों। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगी, ये यहाँ जाएगी, इस शाखा पे ये तीनों मिलेंगी। तो तीनों अगर यहाँ पर हम जंक्शन रूल लगाएंगे बच्चों, ठीक है, तो अगर यहाँ पर जंक्शन रूल लगाते हैं तो तीनों सेलों से आने वाली धारा यहीं पे मिल रही है, तो जा किधर रही है? ठीक है, तो किसी ना किसी तरफ जा रही है, जाएगी किधर? जिधर जिधर बैटरी की पावर कम होगी बच्चों। ठीक है, जैसे इस जगह पर 3 तरफ से फोर्स लग रहा है, 3 तरफ से धारा आ रही है, जाने के लिए मार्ग नहीं है, तो जाएगी किधर धारा? जिधर बैटरी कम वोल्ट की होगी।
अब यहाँ पर धारा आ रही है, यहाँ पर इधर से भी आ रही है। तो जाने के लिए बच्चों हमने ये मान लिया कि धारा इधर होके जा रही है, ठीक। और इधर धारा जा कितनी रही है, यहाँ से I1 आ रही है, यहाँ से I2 आ रही है, तो इधर कितनी जाएगी I1 प्लस I2, ये मान सकते हो बच्चों। अब हर एक शाखा में जाने वाली धारा हम देख सकते हैं। यहाँ से इस शाखा में, पूरे शाखा में धारा, अब यहाँ से देखें तो यहाँ से I1 प्लस I2 जा रही है, फिर इधर गई, फिर इधर, फिर यहाँ पे धारा डिवाइड होगी। डिवाइड किधर होगी, इधर हम लोग जानते हैं, यहाँ से इधर कौन सी धारा जा रही है I1 प्लस I2, और यहाँ पे इधर फिर किधर कितनी चली जाएगी I2, और इधर कितनी जाएगी I1, ठीक है। अब हम देख लें हर एक शाखा में जाने वाली धारा बच्चों, इस शाखा में I1 प्लस I2 जा रही है, इस शाखा में I2 जा रही है, और इस शाखा में I1 जा रही है। इस तरह से हमने धारा डिवाइड कर लिया। जिस तरह से भी आप डिवाइड कर पाते हैं डिवाइड कर ले, बस एक चीज ये ध्यान रखना है कि हर एक शाखा में धारा जो जा रही है वो फिक्स धारा होगी, यानी इसमें I1 जा रही है इस पूरी शाखा में, तो इसमें I1 ही जाएगी, तब आपका डिवाइडेशन वो सही होगा, ठीक है बच्चों। अब अगली चीज, अब हमको किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना है, तो सबसे पहले उस शाखा में जाने वाली धारा हमको पता होनी चाहिए, और इसी धारा का मान निकालने के लिए बच्चों हम लोग किरचॉफ का वोल्टेज रूल लगाएंगे। किस में लगाया जाता है, बंद पास में। तो यहाँ पर देख लें बंद पास कौन कौन से हैं। एक हमारा ये वाला बंद पास है, ठीक है, एक ये वाला बंद पास है, और एक बड़ा वाला पूरा बंद पास है। तो कोई भी दो बंद पास ले लें, क्योंकि यहाँ पर हमने दो ही अननोन माने हैं बच्चों, ठीक है, I1 और I2। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये जो बंद पास है बच्चों, ये वाला ऊपर वाला जो बंद पास है, इसको हम लोग मान लेते हैं बंद पास 1, ठीक है, और नीचे वाला जो बंद पास इसको मान लेते हैं बंद पास 2, ठीक है। तो बंद पास 1 में अब यहीं से हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। बंद पास 1 में KVL लगाने पर, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाने पर, ठीक। अब जब हम इसमें KVL लगाएंगे तो हमने बताया था एक तरह से चलना शुरू करते हैं। अब ये इधर से चलें या इधर से चलें, हम देख रहे हैं दोनों तरफ धारा जो है हमको अपोजिट मिल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से चलना हम शुरू करते हैं बच्चों, मान लेते हैं इधर से चल रहे हैं, ठीक है। तो जब इधर से चलेंगे तो सबसे पहले एक बैटरी मिलेगी, और बैटरी कौन सा टर्मिनल मिल रहा है, पॉजिटिव, तो इसमें लिखेंगे प्लस, और इसका मान रख देंगे +4, ठीक है। अब इधर से चल रहे हैं, अब हम चल इधर से रहे, धारा इधर से आ रही है, तो ये जो IR होगा ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि धारा अपोजिट मिल गई हमको। तो यहाँ पर इसमें धारा कितनी जा रही है, I2 इंटू R का मान कितना है 2, ठीक है बच्चों। यहाँ पहुंच गए, अब फिर इधर चले, फिर यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर देख सकते हैं जिधर से हम चल रहे थे उसी दिशा में धारा है, और धारा कितनी जा रही है इसमें I1, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे प्लस। अब यहाँ I1 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 3, I इंटू R कितना है 3। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ कौन सा टर्मिनल मिला हमको, पहले इधर चल रहे माइनस, तो इसको लिखेंगे -10। अब यहाँ से फिर यहाँ आ गए, इसके बीच में कुछ नहीं मिला तो 0, ठीक है बच्चों। ये पूरा हमारा वोल्टेज रूल लगाने पर हमारा इक्वेशन मिल गया। तो ये हो गया 4 -2I2 प्लस 3I1 -10 बराबर 0। अब -10 और 4 क्या हो जाएगा बच्चों, -6, और -6 को जब उधर करेंगे तो +6। तो ये हमारा समीकरण जो बनाया लास्ट, 3I1 -2I2 बराबर 6, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब इस तरह से जो दूसरा लूप है, इसी तरह बंद पास 2 में KVL लगाने पर, ठीक है बच्चों। तो बंद पास 2 में KVL लगाएंगे तो हमने बताया था धारा की दिशा में चल सकते हैं, तो ये हम इधर चलेंगे, और इसमें किधर चल रहे थे, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो यहाँ से चलेंगे तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगी, बैटरी। तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिलेगा, प्लस, तो यहाँ पर +2 लिखेंगे। फिर ये हमको रेजिस्टेंस मिला, इस रेजिस्टेंस में धारा कितनी जा रही है बच्चों, I1 प्लस I2, और हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस I1 प्लस I2
गुणे कितना प्रतिरोध है 1। ठीक, अब ऊपर चले, फिर इसमें देखेंगे इधर हमको जाना है, तो ये हम इधर चल ही रहे हैं, इधर धारा भी है और ये प्रतिरोध 2 है, तो यहाँ प्लस लिखेंगे, तो प्लस क्या हो जाएगा I2, धारा कितने जा रही है I2 और R कितना है 2। ठीक है बच्चों, अब इधर हमको क्या मिला, इधर चल रहे तो माइनस टर्मिनल मिला बैटरी का, तो -4। अब यहाँ पर आगे फिर खत्म, तो ये हो गया 0। अब इसी को और हल कर ले बच्चों हम लोग, तो यहाँ हो गया +2, ये हो गया 2, ये I1 + I2 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे I1 + I2। ठीक है, +2I2 -4 = 0। तो -4 और 2, -2 आएगा और उधर ले जाएंगे +2 हो जाएगा, तो 2I, अब यहाँ पर I1 है केवल बच्चों, तो I1 + 2I2 और I2 3I2, और ये हमने बताया था उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2 बच्चों। ठीक है, समीकरण नंबर 1 ये है, तो समीकरण 1 तथा 2 को हल करेंगे, तो समीकरण 1 तथा 2 से दोनों पहले लिख लेते हैं, 3I1 - 2I2 = 6, ये पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण है I1 + 3I2 = 2। तो अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसमें, इस वाले समीकरण में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3I1 मिल जाएगा, तो इसमें इंटू 3 कर देते हैं पूरे समीकरण में, तो ये हमारा बन जाएगा बच्चों, ये हमारा समीकरण जो बन जाएगा नीचे वाला 3I1 + 9I2 = 6। ठीक है, ये पूरे समीकरण जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब दोनों को यहाँ पर समीकरणों को घटा लेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, मान निकालना है, तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो ये माइनस आ गया, ये माइनस और ये माइनस। ठीक है बच्चों, तो ये माइनस और ये माइनस कट गया, 3I1 3I1 ये हो गया 0, माइनस और ये माइनस, तो -9 और -2, तो -11I2 बराबर, अब माइनस से यहाँ भी माइनस से यहाँ भी 0, तो I2 बराबर हमारा हो गया बच्चों 0। I2 क्या हो गया, 0 हो गया। अगर I2 0 हो गया बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 2 से I2 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो गया, तो I1 बराबर क्या हो गया बच्चों, 2 एम्पियर। ठीक, I1 बराबर 2 एम्पियर, अर्थात ये जो I1 है ये इसका मान कितना आया, 2 एम्पियर आया। ठीक, I2 का मान कितना आया, ये तो 0 आया, अर्थात इसमें कोई धारा नहीं जा रही है, या ये सेल कोई धारा नहीं दे रहा है, इस वाले में धारा जा रही है, उल्टा धारा जा रही है, अर्थात इसको देना चाहिए था, इसके भीतर से ही जा रही धारा, जिसको हम लोग क्या कहते थे, चार्जिंग वाली कंडीशन कहते थे। तो I1 + I2, तो I1 I2 तो 0 है, तो इसमें धारा जो जा रही है बच्चों, ये कितनी जा रही है, 2 एम्पियर, सेल के भीतर धारा जा रही है, तो ये कितनी है, 2 एम्पियर धारा इसमें भी जा रही है। ठीक, अब ये तीनों मान निकल गए हर एक शाखा में जाने वाली धारा की। अब ए तथा बी के बीच का विभवांतर निकालना बच्चों, ए तथा बी के बीच का विभवांतर निकालना। ठीक जी, अब ए तथा बी के बीच का विभवांतर निकालने के लिए बच्चों यहाँ पर जैसे देख सकते हैं ए तथा बी के बीच जाने के 3 रास्ते हैं, तीनों में एक बैटरी लगी है और एक प्रतिरोध लगा है। ठीक है बच्चों, अगर केवल प्रतिरोध लगा होता तो हम लोग I × R करके उस दोनों सिरों के बीच का विभवांतर निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ सेल भी लगा है, तो इसके लिए बच्चों हमारा जो फार्मूला था VAB, जैसे हमने कहा, ठीक है, VAB इस तरह से धारा जा रही है, तो ये इस शाखा में 2 चीजें लगी, एक बैटरी लगी है और एक प्रतिरोध लगा है, तो इसमें जब भी समय कंडीशन होगी तो हम किस तरह से निकालते हैं, E - IR वाले फार्मूले से निकालते हैं। ठीक,
तो यहाँ पर I की जगह क्या है बच्चों, I1 है, तो यहाँ पर I1 R का मान यहाँ पर ये इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर रखेंगे इसको 3 ओम। तो A तथा B के बीच का विभवांतर जो हमारा हो जाएगा बच्चों, E कितना है 10, ठीक है। I1 कितना है बच्चों, I1 यहाँ पर 2 और R कितना है 3 ओम, 3, तो ये हो गया 10 माइनस 6, ये क्या हो गया 4 वोल्ट। तो ए तथा बी के बीच का विभवांतर बच्चों हमारा क्या आ जाएगा 4 वोल्ट। ये आंसर आ जाता है बच्चों ए तथा बी के बीच के विभवांतर के लिए। ठीक, तो आप लोग इसको नोट कर लें। अब हम लोग एक क्वेश्चन और यहाँ पर हल करेंगे बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है, दर्शाए गए परिपथ में बिंदुओं ए तथा सी के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। ये बोर्ड एग्जाम 2012 में पूछा गया है। इसी तरह से क्वेश्चन 2020 में भी आया, सेम क्वेश्चन इसी तरह का है। अब इसमें क्या निकालना है बच्चों, देख सकते हैं ए और सी के बीच का हमको विभवांतर निकालना है। ए तथा सी के बीच यहाँ पर क्या लगा है, एक केवल प्रतिरोध लगा है। तो जब भी किसी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना हो और उसमें केवल प्रतिरोध लगा हो, तो सीधे सीधे हम लोग उस प्रतिरोध में बहने वाली धारा अगर निकाल लें, ठीक है, तो V बराबर I इंटू R से उनके सिरों के बीच का विभवांतर बता सकते हैं। अगर इसमें जाने वाली धारा हमको पता हो, ठीक है, तो इसमें इसके सिरों के बीच का विभवांतर हम लोग बता सकते हैं किस फार्मूले से, V बराबर I इंटू R से। अगर सेल भी लगा होता तो V बराबर E माइनस आई आर वाले से लगाते, जैसा हमने पिछले में किया है बच्चों। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बताया था कि क्या करना है, आपको जंक्शन पहचानना है। तो जंक्शन यहाँ पर दो दिख रहे हैं, एक ये है और एक ये, ठीक है, ए और सी दो जंक्शन है। ब्रांचेस कौन कौन सी हैं बच्चों, ये वाली एक ब्रांच है, एक ब्रांच ये वाली और एक ब्रांच ये वाली है। लूप ये वाले हैं, एक ये लूप हमारा हो गया, एक ये लूप हो गया और एक बड़ा वाला लूप मान सकते हैं। ठीक है, अब अगली चीज हमने बताया था, हर एक शाखा में जाने वाली धारा डिवाइड कर लीजिए, तभी आप किरचॉफ का वोल्टेज रूल लगा पाएंगे। तो कैसे डिवाइड करेंगे ये भी बताया गया था कि शाखा इसमें कौन कौन सी है, 3 शाखाएं हैं ना। तो 3 शाखाएं हैं, तो हर एक शाखा में एक ही धारा बहेगी। तो जैसे ये एक शाखा है बच्चों, ये वाली, तो इस शाखा में अब देख सकते हैं 2 बैटरी लगी है, एक 3 वोल्ट की लगी है और एक 2 वोल्ट की लगी है। ठीक है, एक प्लस टर्मिनल इसका ये है और इस बैटरी का ये है। तो इस पूरी शाखा में बच्चों एक ही धारा बहनी है। ठीक है, तो अब ये वाली बैटरी किधर धारा बनाएगी, इधर बनाएगी, और ये वाली बैटरी किधर धारा बनाएगी, प्लस से चलेगी ना धारा, इधर से इधर, और ये वाली बैटरी इधर से इधर बनाएगी। तो किस डायरेक्शन में धारा बनेगा, दोनों धारा अपोजिट है बच्चों। ठीक है, क्योंकि धारा क्या होती है, धारा आवेशों का प्रवाह होता है और बैटरी आवेशों को प्रवाहित करने का काम करती है। ये भी आवेशों को इधर भेजना चाहेगी, ये बैटरी इस आवेशों को इधर भेजना चाहेगी, और ये वाली बैटरी क्या करना चाहेगी, उसके अपोजिट भेजना चाहेगी। तो कौन सी बैटरी ज्यादा प्रभावी होगी, जिसका ईएमएफ ज्यादा है, अर्थात ईएमएफ से ही क्या पता चलता है बैटरी कितनी शक्तिशाली है। तो जिसका ईएमएफ ज्यादा होगा वो प्रभावशाली होगी, तो इधर ये धारा भेज देगी, अर्थात इसमें धारा उल्टा बहेगी, अर्थात ये धारा इधर बहेगी और इसमें हमने मान लिया धारा I1 बह रही है। ठीक है, तो ये वाली बैटरी में धारा इस तरह से, तो ये वाली बैटरी धारा नहीं बनाएगी, अर्थात इसका उल्टा इसमें धारा जाएगी। ठीक है बच्चों, अब ये समझ में आ गया। अब इस पूरी शाखा में देख सकते हैं धारा हमारी I1 हो गई। इसी तरह से यहाँ देख लें बच्चों, तो ये वाली जो बैटरी है ये इधर धारा बनाएगी। ठीक है, और ये वाली बैटरी हमारी किधर धारा बनाएगी, इधर धारा बनाएगी ये भी। लेकिन अब चूंकि इसमें पूरी शाखा में धारा हमारे कितनी बहनी है, इधर ये भी धारा बनाएगी, तो दोनों का ईएमएफ जुड़ जाएगा। तो जितनी धारा बनेगी लास्ट में वो हमारा निकलेगा, तो हम केवल एक धारा मानेंगे। अब इसमें हमने I1 माना, तो इस शाखा में धारा कितनी मानेंगे, I2 मानेंगे बच्चों। ठीक है, यही धारा इसमें जा रही है, इसमें भी जा रही है, तो इसमें भी I2 धारा जा रही है और यही धारा यहाँ पे आ गई। तो जब तक जंक्शन नहीं आएगा तब तक वही धारा बहती रहेगी। यहाँ I2 माना है तो ये भी I2 यहाँ पर आ जाएगा। तो इधर से I1 आ रही थी और इधर से I2 आ रही थी बच्चों। तो जाने का किधर रास्ता है, एक ही रास्ता है, किधर है, वो है इधर। तो इसमें कितना हो जाएगी, I1 प्लस I2। ठीक, ये धारा ऐसे जाएगी यहाँ पर, फिर यहाँ पे जंक्शन आ गया, डिवाइड होगी,
तो किधर I1 जाएगी, किधर I2 जाएगी, ये अब आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। इधर I1 जाएगी क्योंकि इस शाखा में पूरी धारा I1 है, और इधर कितनी जाएगी, I2। बस ये डिवाइडेशन करंट का हो गया। अब हर एक शाखा में जाने वाली धारा देख लें, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही, कैसे चेक करेंगे। हर एक शाखा में देख लें, सेम धारा जा रही, I1 इसमें, I2 इस पूरी शाखा में, इसमें I1 प्लस I2 इस पूरी शाखा में ये धारा जा रही है। ठीक, अब ये हमारा करंट का डिवाइडेशन हो गया बच्चों। अब हम लोग किरचॉफ का वोल्टेज रूल लगा सकते हैं। अब हमको निकालना क्या है बच्चों, हमको सही सही निकालना है ए और सी के बीच का विभवांतर, और ए और सी के बीच का विभवांतर निकालने के लिए ए और सी के बीच हमको प्रतिरोध है ये वाला लगा, और इसमें जाने वाली धारा अगर हमको मालूम चल जाए कौन सी धारा जा रही है, I1 प्लस I2। जब हमने धारा को डिवाइड किया हमने क्या देखा, इस प्रतिरोध में धारा I1 प्लस I2 जा रही है, तो I1 प्लस I2 का मान निकाल लें और इसमें इस 2 ओम से गुणा कर दें, तो हमारा ए और सी के बीच का विभवांतर पता चल जाएगा बच्चों। ठीक है, बस। तो अब यहाँ पर 2 लूप हम मान लेते हैं, एक लूप ये वाला, ठीक है, कौन सा लूप, ये वाला ए, ये वाला प्रतिरोध, ये वाला लूप जो हमारा है ये एक लूप हो गया, और ये हमारा दूसरा लूप हो गया। ठीक, तो उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो लूप या बंद पास, लूप को हम लोग बंद पास कहते हैं। बंद पास एक में क्या लगाएंगे बच्चों, KVL लगाने पर। ठीक, ये हो गया। अब किधर से हम आगे बढ़ेंगे, हमने बताया था धारा की दिशा में ही चलना प्रेफर करते हैं, तो ऐसे चलेंगे, ये ऐसे होते हुए फिर यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये कौन सी दिशा हो गई, इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो अब चलते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमको ये प्रतिरोध मिला, तो इसमें करंट से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस लिखेंगे माइनस, चूंकि हम इधर चल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, प्लस। तो आप सीधे लिख देते हैं I1 प्लस I2 इंटू 2। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आ गए, फिर इधर चल रहे हैं, तो ये भी चूंकि हम जा रहे थे इधर, इधर धारा की दिशा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस कितने ओम का प्रतिरोध है, 1 ओम, और धारा कितनी है, I1, तो 1 गुणे I1 या I1 गुणे 1। अब इसमें बैटरी मिली है, माइनस टर्मिनल मिला तो -3 हो जाएगा। ठीक, अब इधर आ जाए, इधर एक बैटरी मिली, प्लस टर्मिनल मिला तो यहाँ +2 लिखेंगे। अब इधर आ जाए, ये 1 ओम का एक प्रतिरोध है, इसमें धारा कितनी जा रही है, I1। ठीक है, अब ये प्लस लिखेंगे माइनस, इधर हम आ रहे थे और इसी दिशा में धारा है तो ये भी प्लस लिखा जाएगा, तो 1 इंटू I1, 1 इंटू I1। अब फिर यहाँ पहुंच जाए तो बराबर 0 कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब इसमें लिखेंगे, अब इसको और हल करते हैं, 2I1 प्लस 2I2 प्लस यहाँ I1 है, यहाँ I1 है, तो 2I1 और जुड़ जाएगा, 2I1 -3 प्लस 2 तो -1 बराबर 0। अब इसको और हल कर लेते हैं, 2I1 प्लस 2I1, ये हो गया हमारा 4I1 प्लस 2I2, और -1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक समीकरण हो गया। अब इसको अगर और हम हल करना चाहें तो 2 से पूरे समीकरण डिवाइड कर देते हैं, तो ये 2I1 प्लस I2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2। 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0.5। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक, ये पहला समीकरण हो गया। अब इसी तरह से बंद पास 2 में KVL लगाने पर, ठीक, अब इसमें किधर से चलेंगे, तो इसमें भी अब ये हमको धारा की दिशा मिल रही है, यहाँ से ऐसे चलना है, तो अब इसमें भी इस तरह से चलेंगे, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है बच्चों। तो अब यहाँ पर लगा लेते हैं, ये I1 प्लस I2 इंटू 2 प्लस लगेगा माइनस, हम इधर ही चल रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो I1 प्लस I2 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, फिर इधर आ गए हम लोग, तो ये भी इसी दिशा में है जिस दिशा में हम चल रहे थे, करंट की डायरेक्शन भी सेम है, तो ये हमारा प्लस आ जाएगा, I2 इंटू 1 या 1I2 I2 है ना, I2 इंटू 1। अब ये माइनस टर्मिनल पहले मिला तो -4, इधर आ जाए तो ये भी धारा की दिशा में मिल गया हमको, तो I1 इंटू 2 फिर हो जाएगा, प्लस I2 इंटू 1, सॉरी I2 इंटू 1, फिर ये माइनस टर्मिनल पहले मिला तो -2, और फिर हम ए पे आ गए तो ये हो गया हमारा 0। ठीक है बच्चों, फिर इसको हल कर लें, तो 2I1 प्लस 2I2 प्लस I2
-4 प्लस I2 -2 इक्वल टू 0। अब इसको हम हल करते हैं बच्चों, ये हमारा हो जाता है, यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। I1 कितना कितना है, 2I1 यहाँ है, एक ही बार है तो 2I1 लिखेंगे, 2I1। अब I2 यहाँ पे ये दोनों प्लस है, 3I2 और एक और है 4I2, 2I1 प्लस 4I2 और -4 और -2, तो -4 -2 हो गया -6 बराबर 0। तो इसको और सॉल्व करते हैं, 4I2 और इसको माइनस को उधर कर देते हैं, प्लस हो गया, तो 2I1 प्लस 4I2 बराबर 6 हो गया बच्चों। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया बच्चों। ठीक, तो समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 यहाँ पर है, तो समीकरण 1 लिख देंगे, 2I1 प्लस I2 प्लस I2 बराबर 0.5। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसमें देख सकते हैं ये दोनों 2I1 है, तो इसको घटा दें, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस, ये क्या हो गया बच्चों, ये भी माइनस और ये माइनस। ठीक, तो ये कैंसिल हो गया। इसमें क्या बचा, 4 में से गया माइनस 3I2 बराबर, अब ये 6 में से 0.5 को हम लोग बच्चों 1/2 भी लिखते हैं, ये हमारा हो गया, तो 2 6 12, 12 में से 11/2। ठीक है, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, I2 बराबर हो जाएगा 11/3, पहले से 3/2 यानी 3 इंटू 2, तो 11/6 एम्पियर, ये हमारी हो गई I2। तो अगर I2 11/6 एम्पियर आ गए बच्चों, तो I1 समीकरण 1 से निकाल लें, समीकरण 1 से यहाँ पर 2I1 प्लस I2, तो I2 का मान हमारा 11/6 है बराबर 0.5 है, तो 0.5 मतलब 1/2 हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2I1 बराबर 1/2 माइनस 11/6। ठीक है बच्चों, तो इसको हल करेंगे जब, तो एलसीएम 6 आ गया, तो 2 3 6, 3 माइनस 11, ये हो गया बच्चों -8/6 2I1, तो इसको कैंसिल करेंगे बच्चों, 2 चौक 8, तो ये हो गया -4/6 एम्पियर। ये I1 आ गया और ये I2। तो हमको क्या देखना था बच्चों, इसके बीच का विभवांतर निकालना था, और इसमें जाने वाली धारा क्या, I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 का मान अगर हम निकालें, तो दोनों जोड़ देते हैं। I1 कितना है 11/6, ओ सॉरी -4/6 प्लस 11/6, ये हो गया, तो ये हमारा हो गया बच्चों 11 में से 4 गया 7/6 एम्पियर, अर्थात इसमें कितनी धारा जा रही थी, 7/6 एम्पियर। तो I1 प्लस I2 हमारा कितना आ गया, 7/6 एम्पियर। अतः A तथा C के बीच का विभवांतर, तो इसको हम लोग VA से लिख देते हैं, तो I1 प्लस I2 इंटू कितना करेंगे 2। ठीक है बच्चों, 2, तो ये हमारा I1 प्लस I2 हमारा 7/6 है, गुणे 2 से कैंसिल हो गया, 7/3 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा A तथा C के बीच का विभवांतर हमारा कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा आंसर, 7/3 वोल्ट। या इसी को हल कर लेंगे, तो 3 दूनी 6 और यानी 2.3 वोल्ट, लगभग ये आंसर हमारा कितना आ जाएगा, VAC बराबर आ जाएगा 2.3 वोल्ट। ठीक है, चाहे 7/3 लिखें चाहे 2.3 लिखें, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चंस हल किए जाते हैं। एक बार अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया, तो बाकी बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, और एक ही तरह से हमको रूल लगाना है, तो आप लोग इसको नोट कर लें, और जितने भी और क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हल करने का प्रयास करें। तो बच्चों आज हम लोगों ने किरचॉफ के नियम पर आधारित जो आंकिक प्रश्न थे उनको हल किया बच्चों। अगले वीडियो में हम लोग किरचॉफ के नियम पर ही आधारित कुछ जो वैद्युत उपकरण हमारे हैं, जैसे व्हीटस्टोन सेतु है, मीटर सेतु है, इनको पढ़ेंगे बच्चों।